त्यांची काय अवस्था झाली आपल्याला माहिती आहे। म्हणून असं म्हटलंय कि लिखो इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिखने से सत्ता पर फर्क पड़ेगा, बल्कि लिखो इसलिए कि कल तुम्हारी नस्ल को ये पता चले कि देश की प्रहार करने वाली राष्ट्रीय पत्रिका ने अपने आवाज बेच दी थी। जनता की आवाज को सत्ता के आगे दासी बना दिया था। तुम्हारी आवाज जिंदा थी, तुम्हारी आवाज को जिंदा रखने के लिए लिखो। लिखो इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिखने से सांप्रदायिकता के नशे में चूर ये पागल सांप्रदायिक नशे से बाज आएंगे, बल्कि लिखो इसलिए कि जब कल ये नफरत की आग आएगी या और थमेगी, धुआं खत्म होगा, तब तुम्हारी नस्ल ये देखकर तुम पर गर्व करेगी कि जब नफरत का बाजार गर्म था, सत्ताधारी नफरत की आग लगा रहे थे, तब तुम हवा देने का नहीं, आग बुझाकर देश के लोगों को न्याय देने का काम कर रहे थे। इसके साथ आज के प्रमुख वक्ता बल सर को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आज के इस समुदाय को, इस गैदरिंग को वो संबोधित करें। आज का जो वक्तव्य है आरएसएस के बारे है, कुछ हद तक नागपुर में आके आरएसएस के बारे बात करना, वो अंग्रेजी में एक कहावत होता है टेकिंग कोल्स टू न्यूकासल वाली बात है। आप सब शायद आरएसएस के बारे मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तब भी मैं पूर्ण तौर से ब्रॉड स्वीप में हम आरएसएस के बारे आज क्यों चिंता कर रहे हैं, ये चिंता का विषय क्यों है, आरएसएस पे हमें क्यों सोचना चाहिए। आज की परिस्थितियां सबको मालूम हैं। मोदी सरकार राज कर रही है, पिछले 4 साल से राज कर रही है। इस सरकार के नीचे हमने देखा है मुसलमानों पे अक्सर प्रहार हो रहे हैं, दलितों पे प्रहार हो रहे हैं। प्रहार सिर्फ फिजिकल नहीं है, प्रहार सिर्फ कम्युनिटीज़ पे नहीं है, पिछड़ी जातियों पे नहीं है, प्रहार इंस्टीट्यूशंस पे भी हो रहे हैं। सबसे पहले मीडिया का जो हाल है, अगर आप नेशनल मीडिया, खास करके आज टेलीविज़न मीडिया देखिए, खास करके अंग्रेज़ी मीडिया देखिए। अंग्रेज़ी मीडिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये नहीं कि अंग्रेज़ी मीडिया की व्यूअरशिप या रीडरशिप बहुत बड़ी है, पर अब भी हमारे देश में एक एलिटिज़म है, या ये एलिटिज़म शायद हमेशा ही था। एलिट इस देश में एक समय में संस्कृत बोलता था, फिर फारसी बोलता था, आज अंग्रेज़ी बोलता है, पर एलिट का कॉन्सेप्ट कभी इस देश से गया नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो इन्फ्लुएंस इंग्लिश मीडिया का बहुत ज़्यादा है। आपको कोई टेलीविज़न चैनल नहीं दिखेगा जो मोदी सरकार के गुण नहीं गा रहा है, कोई मास मीडिया ऐसा अखबार नहीं मिलेगा जो गुण नहीं गा रहा है। 2-4 छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे कैरावान हैं, वायर हैं, कुछ हद तक स्क्रोल है, जो अंग्रेज़ी में ऐसा काम कर रही हैं जो पत्रकार को करना चाहिए। इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है। मेरे फादर, पिताजी एक पुलिस में होते थे, अक्सर कभी डिस्ट्रिक्ट में कोई तारीफ़ कर दे कि बड़े ईमानदार अफसर हैं, तो वो हंसते थे कि ये तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अफसर को ईमानदार होना चाहिए, उसके लिए भी तारीफ़ होती है आजकल। वही हाल मीडिया का है कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि खुल के काम करिए, खुल के बोलिए, जो दिखता है आपको वो लिखिए, उसके लिए भी आज तारीफ़ होने लगी है। इसका मतलब यही है कि बाकी मीडिया का हाल कहीं ऐसी जगह जा चुका है जहां से अब लगता नहीं कि जब तक मोदी सरकार कायम रहेगी तो वहां से वापस आ सकती है। ये हाल मीडिया का है। एनजीओज़ पे प्रहार हुआ है, पूरी तरह से प्रहार हुआ है। उनकी फंडिंग पे सवाल उठे हैं, उनके ऑपरेशन पे सवाल उठे हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी पे भी प्रहार हुआ है। तभी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस उठ के बोले हैं। इंस्टीट्यूशनली कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बच जाता जिस पे प्रहार हुआ है। इसी के कारण आजकल जो भी बात होती है कि इस सरकार के बारे क्या करना चाहिए, पॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे ये माहौल बदल सकता है। मेरे को लगता है कि इसमें हमारा फोकस बहुत ज़्यादा मोदी पे है। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत ज़्यादा फोकस मोदी पे है कि आप देखिए
15 साल पहले वाजपेयी सरकार आई थी, वो आज हमें मॉडरेट लगती है। तब कहा गया था ये मखौटा है। आज मोदी सरकार आई है। मोदी भी एक बुलबुला है एक्चुअली, इसको कैसे कहूँ, संघ के समुद्र में एक बुलबुला है, आएगा जाएगा, संघ नहीं जाती है और दिक्कत संघ की है। कल मोदी हार भी जाए तो 5 या 10 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा जो मोदी से उतना कट्टर होएगा जितना मोदी वाजपेयी से ज़्यादा कट्टर है, और हमें उसी दिन का डर है। क्योंकि आज भी मोदी कुछ दायरों में खड़ा है। पत्रकार जो खिलाफ लिखते हैं वो जेल नहीं जाते हैं। अभी भी पार्लियामेंट चल रहा है, अभी भी कोर्ट कचहरियां में काम हो रहा है। 10 या 15 साल के बाद अगर और भी एक कट्टर, एक और भी बड़े मार्जिन से जीता हुआ कोई आरएसएस का और नुमाइंदा इस देश में आएगा, तब हमारी रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस होना है, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई आज लड़नी पड़ेगी। हमारे पास 10 या 15 या 20 साल का टाइम नहीं रह गया है। और इस पे फोकस सबसे ज़रूरी यही है कि संघ का क्या काम है, संघ किस तरह काम करती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका असर क्या है। आज सुबह कुछ मैं यहाँ के नागपुर के प्रेस के लोगों से बात कर रहा था। बात लोया केस पे हो रही थी। आजकल जहाँ भी हम जाते हैं लोया केस के बारे में पूछते हैं। तो एक सवाल ये उठा कि आप लोग ये बात क्यों करते हैं सोहराबुद्दीन की, इशरत जहां की, इनके एनकाउंटर की। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि ये टेररिस्ट। एक तो वैसे भी हमारा माहौल ऐसे आ गया है कि देश में आज आप सोहराबुद्दीन या इशरत जहां जैसे नाम लें, मुस्लिम नाम है, तो टेररिस्ट कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक लेबल लग गया है कि अगर आपका नाम ऐसा है तो आप टेररिस्ट होंगे। ये प्रक्रिया हर जगह कायम है। अगर मैं बार बार आरएसएस के खिलाफ लिखूं तो मेरे को खालिस्तानी कहा जाता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल ये था कि आप सोहराबुद्दीन, इशरत जहां के बारे क्यों बार बार बात करते हैं। तो जहां तक ये बात आई, जज लोया तो ना टेररिस्ट थे, जज थे, हिंदू जज थे। आज उनको भी ही एक जस्टिस की प्रक्रिया नहीं मिल रही है। तो जज लोया केस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका आरएसएस या बीजेपी से क्या संबंध है। हमें मालूम है कि मेन अक्यूज जिनकी वो केस सुन रहे थे वो अमित शाह केस था, पर जैसे आई थिंक पाखले जी ने जिक्र किया था, एक चेन ऑफ कॉर्प्सेस है। जज लोया जो केस सुन रहे थे वो सोहराबुद्दीन का केस था, इनकाउंटर केस था। सोहराबुद्दीन क्यों मारा गया, तुलसीराम प्रजापति क्यों मारा गया। इसलिए मारा गया कि जहां तक हमें पता है उनको कोई अंदेशा था कि हिरन पांड्या को किसने मारा है। अब हिरन पांड्या को क्यों मारा गया, क्योंकि हिरन पांड्या पीपल ट्रिब्यूनल्स के सामने बात कर चुके थे और हो सकता है ऑफिशियल तौर पे वो बयान देते कि जब 2002 के दंगे हो रहे थे तो एक मीटिंग हुई थी जहां पे हिरन पांड्या प्रस्तुत थे। उस मीटिंग में कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर्मियों से कहा था कि जो हो रहा है होने दीजिए, और जो हो रहा था होने दीजिए उसमें मुख्य लोग रूप से कौन लोग थे, वीएचपी के लोग थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट थी और उसके बारे काफी कुछ लिखा जा चुका है। तो ये चेन है जो जुड़ती है जज लोया केस से आज आके। तो अगर हमें बात करनी है आज की परिस्थितियों की, आज के जो प्रेशर्स हैं इंस्टीट्यूशंस पे हैं, आज जो लोकतंत्र को खतरा है, तो हम आरएसएस के बिना ये बात नहीं कर सकते हैं। आरएसएस है क्या, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सबसे पुराना ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। 1925 में यही नागपुर में शुरू हुआ था। 5 लोगों ने शुरुआत की थी। अक्सर बात हेगडेवार की होती है, पर और भी लोग थे, 5 लोग थे। उनमें से सावरकर के बड़े भाई जीडी सावरकर थे, मुंजे थे, और ये टूट के कांग्रेस से निकले हुए लोग थे।
ऐसे कांग्रेस से जहां से ये लोग इस बात से त्रस्त थे कि गांधी जी कांग्रेस को एक ऐसे दायरे पे लेके जा रहे हैं जिससे ये सहमत नहीं थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी क्या थी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, इसकी आइडियोलॉजी और इसके ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। और आइडियोलॉजी शुरू से ही हेगडेवार ने, जिनको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर जी ने सावरकर की हिंदुत्व से अपनी आइडियोलॉजी ली थी। और सावरकर की हिंदुत्व, ये सब आपको मालूम है, पर भी ये चीजें दोहरानी बहुत जरूरी है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या थी। ये हिंदू सोसाइटी के लिए जो ये आरएसएस काम कर रही थी, ये कौन हिंदू है, कौन ये हिंदू सोसाइटी है, ये हिंदुत्व क्या है। और सावरकर के अनुसार, और ये बात आरएसएस आज भी मानती है, हिंदू वो है जो इस देश को, सिर्फ सावरकर ने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था पितृभूमि और पुण्य भूमि, दो चीजें बोली थी, फादरलैंड और होली लैंड। तो ये दो चीजें क्यों बोली थी? किसी भी देश में मदरलैंड या फादरलैंड से ही सिटीजनशिप बनती है। ये होली लैंड का जो था कनेक्शन, इसका क्या मकसद था? शुरू से ही इसका मकसद एक था कि जो इस देश के मुसलमान हैं और इस देश के क्रिश्चियन हैं और पारसीज हैं, इनका होली लैंड कहीं और पड़ता है, तो ये पूरी तरह से इस देश के नहीं हो सकते, ये हिंदू नहीं हो सकते, ये हिंदू सोसाइटी से नहीं जुड़ सकते हैं। तभी ये डेफिनेशन में शुरू से ही ये था। और सावरकर ने अपनी हिंदुत्व किताब में साफ खुल के लिखा है कि जो मुसलमान सही रूप में मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन सही रूप में क्रिश्चियन है, वो इस डेफिनेशन के अनुसार हिंदू नहीं हो सकता है। तो शुरू से ही आरएसएस जो मर्जी कहे, हम मुसलमानों को भी दाखिल करते हैं या क्रिश्चियंस को, सावरकर ने खुद कह दिया था जो सही रूप से मुस्लिम है, जो सही रूप से क्रिश्चियन है, वो हिंदुत्व या सावरकर के जो हिंदू रूप है, स्वरूप है, उसका भाग नहीं हो सकता है। शुरू से ही ये एक्सक्लूजनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, लोगों को बाहर रखने की ऑर्गेनाइजेशन थी। और यही बात सावरकर से भी ज़्यादा कहीं खुल के जो मेन आइडियोलॉग, सबसे इम्पोर्टेंट संघ की हिस्ट्री में जो सरसंघ चालक थे, जिनको आरएसएस गुरुजी कहती है, गोलवालकर जो थे, उन्होंने भी यही बात लिखी है दोहरा दोहरा के कि हम लफ्ज़ हिंदू इस लिखते हैं और भारतीय नहीं लिखते हैं, क्योंकि भारतीय में तो मुसलमान, क्रिश्चियन और पारसी भी आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जिस लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ये तीन कम्युनिटी शामिल हों। इसके अलावा, क्योंकि गोलवालकर की किताब जो है बंच ऑफ थॉट्स में, काफ़ी हद तक वो आज भी आपको किसी भी आरएसएस के प्रचारक, किसी भी आरएसएस के सीनियर वक्ता के पास यही किताब से जो भी बोलते हैं, इसी किताब से बोलते हैं। बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है। एक तो हो गया जो हिंदू समाज के बाहर हैं, एक जो है हिंदू समाज के अंदर हैं, उनके बारे भी गोलवालकर ने लिखा है। और क्या क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के अंदर कम्युनल कौन है, मैं गोलवालकर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ अंग्रेजी, कम्युनल वो हैं जो हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, अंदर से अपनी सेपरेट आइडेंटिटी क्लेम करते हैं। किस किस का नाम लिया है उन्होंने? सिख, न्यो बुद्धिस्ट हैं। तब आज लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल डिमांड है, तब गोलवालकर ने लिंगायत का भी मेंशन किया है, जैन्स का मेंशन किया है। ये चार मेंशन है कि ये लोग सांप्रदायिक हैं क्योंकि ये अपने को हिंदू समाज से अलग करना चाहते हैं। तो दो तरह के फाड़ हो गए, एक तो जो हिंदू समाज से बाहर है और एक जो हिंदू समाज के अंदर है कि कम्युनल होते हैं, न्यो बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं या जैन हैं या लिंगायत हैं। आज आरएसएस का रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, लिंगायत डिमांड पे क्या है। इसके अलावा जब यहाँ पे अभी बात हुई है कि वडस्कर जी ने जो लड़ाई लड़ी, वर्ण जो संस्था है उस पे पूरे कायम थे गोलवालकर, उससे आगे जाके
उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया था कि हर जाति में पिछड़े लोग होते हैं, रिजर्वेशन जो है किसी को जाति के आधार पे अगर दी जाए तो ये गलत बात है। ये संघ की स्टेटेड पोजीशन है और रिजर्वेशन इकोनॉमिक होनी चाहिए। आज भी आरएसएस के वक्ता ये बात दोहराते हैं, पर ये बात से कभी आरएसएस हट नहीं सकती है। ये लिखी हुई है, ये बंच ऑफ थॉट्स में है, ये कायम है, इस पे पोजीशन कभी बदलेंगे नहीं। एक दुगलापन है आरएसएस में, जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी चीज़ों को डिनाई कर देंगे, पर उनके मूल रूप से जो विश्वास हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। रिजर्वेशन पे उनका विश्वास क्लियर है। इसी तरह मुसलमानों को लेके उनका विश्वास क्लियर है कि कभी भी होए जो भी होए ये देश के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। ये बार बार गोलवालकर की राइटिंग में आता है। यहाँ तक कि एक जगह बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर कह रहे हैं कि हर मुसलमान घर में ट्रांसमीटर पड़ा है जो हमेशा आईएसआई के संपर्क में है। और ये भी बंच ऑफ थॉट्स से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका असर, सबसे पहले इस आइडियोलॉजी का असर तब पड़ा, आरएसएस सावरकर के समान हमेशा अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज़ों के साथ रही है। कभी भी किसी मूवमेंट में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कदम नहीं उठाए हैं, कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है जिससे अंग्रेज़ सरकार को कभी फर्क पड़ेगा। ये सावरकर के बारे भी सच है, ये आरएसएस के बारे भी सच है। 46, 47, 48 में जो कत्लेआम हुई है देश में, उसमें आरएसएस की भूमिका कई बारी दर्शाई गई है। रिपोर्ट्स हैं 47-48 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में कि गोलवालकर का नाम सीधे लेते हैं, तब के होम सेक्रेटरी एक जेटली हैं, कि गोलवालकर वहाँ आए थे, उन्होंने वहाँ दंगे भड़काने की कोशिश की थी, उन्होंने सबूत कलेक्ट किए थे, पर गोविंद वल्लभ पंत ने वो सबूत पे काम नहीं किया था। दिसंबर 1947 की बात है, दिल्ली में, ये सीआईडी रिकॉर्ड्स हैं, आज भी नेशनल आर्काइव्स में पड़े हुए हैं, कि गोलवालकर ने दिल्ली में कुछ पब्लिक गैदरिंग्स एड्रेस की थी, कुछ प्राइवेट गैदरिंग्स एड्रेस की थी। पब्लिक गैदरिंग में कई कुछ कहा था, प्राइवेट गैदरिंग में साफ कहा था कि मुसलमानों को कांग्रेस ने इस देश में इसलिए रखा है कि उनके वोट चाहते हैं, पर जब तक वोट की बारी आएगी तब तक हम कोई मुसलमान इस देश में रहने नहीं देंगे। उसके बाद गोलवालकर बोलते हैं कि गांधी जैसे लोग मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं, वहाँ पे चेतावनी देते हैं। और ये चेतावनी देखिए, ये दिसंबर 47 की चेतावनी है, जिसमें वो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को का ख्याल रखना जानते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम एक्ट करेंगे। इंग्लिश में मेरे पास जो सीआईडी का एग्जैक्ट कोट है वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। 1 महीने के अंदर अंदर गांधी जी की हत्या दिल्ली में ही होती है। उसमें इन्वॉल्वमेंट गोडसे की है। कमीशन जो बैठे थे उसमें इन्वॉल्वमेंट सावरकर की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जो पूरी तरह से कभी बाहर नहीं आई है। गोडसे आरएसएस के आदमी थे। आरएसएस बाद में जो भी कहते रहे कि हम ऑर्गेनाइजेशनली नहीं इन्वॉल्व थे, पूरी जो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है उस असैसिनेशन की, वो आरएसएस की तरफ से थी। और मैं ये चीज़ों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है। आरएसएस के विचार बदलते नहीं हैं, ये यहीं पे कायम है। जो बात 25 में सच थी, जो 47 में सच थी, वो बात आज भी सच है। आरएसएस वहीं खड़ी है। दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति जो कोई संप्रदाय जो कहते हैं वो बांटना चाहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ पंजाब से, जिसके बारे लोगों को उतना मालूम नहीं है। 1985 में इन्होंने एक राष्ट्रीय सिख संगत चालू की थी सिखों में काम करने के लिए। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ पंजाब से, जिसके बारे लोगों को उतना मालूम नहीं है।
कुछ उदाहरण देता हूँ पंजाब से, जिसके बारे लोगों को उतना मालूम नहीं है। 1985 में इन्होंने एक राष्ट्रीय सिख संगत चालू की थी सिखों में काम करने के लिए। धीरे धीरे जैसे वो बढ़ती गई, 99 में सिख संगत की तरफ से एक डिमांड उन्होंने डाल दिया कि देश में एक राम मंदिर बनना चाहिए। ना किसी सिख को पंजाब में राम मंदिर से कभी कुछ लेना था ना देना था, पर ये सिख संगत ने डिमांड डाली। तो जैसे ही सिख संगत की एक्टिविटीज़ बढ़ती गईं, पंजाब में एक काउंटर बड़ा स्ट्रांग हुआ। अकाल तख्त के जत्थेदार ने 2001 में फरमान इनके अगेंस्ट निकाल दिया राष्ट्रीय सिख संगत के, जिसमें कहा ये औरंगजेब की तरह देश को तबाह करना चाहते हैं। आरएसएस के बारे कहा। आरएसएस अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करती रही। 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत का जो पंजाब में रिप्रेजेंटेटिव था रुलदा सिंह, उसकी असैसिनेशन हुई। सिख टेरर से जुड़ी ये आखिरी घटना है। 1993 से लेके 2009 तक कुछ नहीं होता है। ये आरएसएस की एक्टिविटीज़ आज भी पंजाब में बार बार ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जिसमें सिख एक्सट्रीमिज़म को फ़ायदा होता है, और ये आरएसएस के कारण ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बार बार वो इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि सिख सेपरेट आइडेंटिटी हमें मंजूर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जो भी इनके स्टेप्स हैं वो हर जगह हर तरह आगे बढ़ते हैं। ये तो बात रही आइडियोलॉजी की, किसी से छुपी नहीं है, सबको मालूम है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केल है ये आप सब जानते हैं कितना बड़ा है, क्या है, और मूल रूप से इसका सबसे बेसिक यूनिट शाखा है। शाखा के बारे आप लोग सभी जानते हैं। शाखा जो आरएसएस में आगे बढ़ते हैं वो 3 साल शाखा, तीसरे साल यहीं पे होती है जब सरसंघचालक आता है। शाखाओं में जो गोलवालकर की मैं बातें अभी कर रहा हूँ, वही बातें बार बार, बौद्धिक कहते हैं शायद इसे, बार बार दोहराई जाती हैं, रट ली जाती हैं। जो ये 3 या 4 साल आरएसएस में काम कर चुका है वो अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है। आप उससे कोई भी सवाल पूछिए, जो जवाब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है वही जवाब आपको मिलेगा। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप किसी भी संघ के लीडर, बड़े या छोटे, से कोई सवाल पूछ लीजिए, मैं पहले आपको लिख के दे सकता हूं कि संघ का जवाब क्या होएगा इस मुद्दे पे। ना उससे इधर ना उधर होना है। वो जो हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल ज़ॉम्बीज प्रोड्यूस करती है संघ, और इसी के कारण वो खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल परसुएशन या डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है एक संघ वालों के साथ। एक तो ये जो बौद्धिक से निकले हुए लोग हैं, उसके बाद इनकी संस्थाएं हैं। आप जानते हैं कोई ऐसा दायरा नहीं है पब्लिक लाइफ का जहाँ पे संघ ने कोई ना कोई संस्था ना शुरू की हो। सबसे पहला जब 48 में बैन पड़ा था आरएसएस पे, तो एबीवीपी चालू हुई थी कि स्टूडेंट्स की तरफ से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रहे। उसके बाद जनसंघ बना था, फिर धीरे धीरे बीकेएस, वीएचपी, और अब तो ऐसा कोई दायरा नहीं रह गया है पब्लिक लाइफ का, लिटरली पर्सनल लाइफ का, जहाँ पे संघ का कोई ना कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और देखिए ये हर तरफ से किस तरह से इस्तेमाल होता है। संघ पॉलिटिक्स नहीं करती, पर संघ का स्टूडेंट विंग पॉलिटिक्स करता है। लोग भूल जाते हैं कि एबीवीपी कभी बीजेपी की स्टूडेंट्स विंग नहीं थी, वो हमेशा डायरेक्टली संघ की पॉलिटिकल विंग, स्टूडेंट विंग थी। तो अगर संघ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन मैं समझ सकता हूँ कॉलेजों में, पर कॉलेज में जाके इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं, फिर जनसंघ पॉलिटिकल एक विंग बन जाता है। वीएचपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि संघ ने हिंदुओं का दायरा तो अपने पे ले लिया है, पर हिंदू समाज पे जो इन्फ्लुएंस है साधुओं का, गुरुओं का, उस इन्फ्लुएंस के बारे क्या किया जाए, उनको कैसे कोऑप्ट किया जाए, वो कोऑप्शन होती है विश्व हिंदू परिषद की तरह। उसके जो मार्गदर्शक बॉडी है उसमें 8-9 बड़े बड़े साधु, गुरु, प्रचारक जो हैं वो बैठते हैं। तो अगर साधु या जो ये पूरा संत स्ट्रीम है, इसको कैसे आरएसएस के लिए कोऑप्ट किया गया है, उसका काम वीएचपी ने किया है।
उसी के लिए वीएचपी को स्थापित किया था। वो आप आगे जाके दे सकते हैं कि वो कैसे राम मंदिर मूवमेंट में इस्तेमाल किया गया, कैसे बाबरी मस्जिद हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कहानी आप सबको मालूम है। तो ये तो दायरा हो गया आइडियोलॉजी का और ये ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है पॉलिटिकल और कल्चरल मोबिलाइजेशन के लिए, मैं आपको 2-4 उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कुछ हद तक मैंने राष्ट्र सिख संगत की बात कर ली है पंजाब के पॉलिटिक्स में, जहां पे वो उतना चला नहीं है, वहां पे दिक्कतें हुई हैं। मैं कुछ साल मध्य प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहा था 2000 से 2003 तक, जब ये उमा भारती दिग्विजय सिंह वाला इलेक्शन था। तो 2 जगह अक्सर जाना पड़ता था, एक थी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और एक था धार। दोनों में अलग अलग पर रिलेटेड इंसिडेंट्स होते थे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह के। झाबुआ में जब मैंने घूमना शुरू किया, तब झाबुआ का प्रभारी, शायद मेरे को अभी भी नाम याद होएगा, वैभव पुरांदरे था। उसका मतलब शायद ये मराठी ब्राह्मणी हुए, हाँ जी। IIT BHU से निकला हुआ था, यंग 28-29 साल का था। झाबुआ के हर भील गांव में धीरे धीरे काम जब शुरू हुआ तो कुछ नई मूर्तियां आने लगीं, कुछ पुराने जो भील देवी देवताएं थीं उनको हिंदू देवी देवताओं से मेल देने लगे, देवालय खुलने लगे, 5 लोगों की कमेटी बन गई, हनुमान और गणेश की मूर्तियां वहां आ गईं। गणेश चतुर्थी जो कभी किसी भील ने सुनी नहीं थी, उस पे विसर्जन होने लगा। ये 8-10 सालों का काम है। बाकी एकल विद्यालय खोलने लगे जहाँ पे एक तरह की पढ़ाई होती है। और ये सबको आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ एंटी क्रिश्चियन वायलेंस भी हुआ, कैथोलिक चर्च पे भी हमला हुआ, कुछ स्कूल्स पे हमला हुआ, मोबिलाइजेशन हुई। उमा भारती ने इंक्वायरी डाली, इंक्वायरी ने जिन लोगों पे हमला हुआ है उन्हीं पे ब्लेम डाला। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये काम ऐसे ही होता है। 10 या 15 साल के इस काम से पूरा वो ट्राइबल बेल्ट जो था, जो कांग्रेस बिना देखे बिना सोचे आंख मूंछ के हमेशा जो जीतती थी, वो बदल गई है। और वो ऐसी बदली है कि आज तक वहाँ से कांग्रेस नहीं जीतती है, और जीतती है तो कभी इधर उधर। ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, झाबुआ की प्रॉब्लम, ये नेशनली रिपीट हो गई है। बीजेपी के सक्सेस में आप देखिए तो अक्रॉस इंडिया अगर आप ट्राइबल वोट को देखें, चाहे वो गुजरात होए, चाहे महाराष्ट्र होए, चाहे झारखंड होए, चाहे उड़ीसा होए, चाहे छत्तीसगढ़ होए, जो कांग्रेस का सबसे सॉलिड वोट बैंक था उसकी कंप्लीट कन्वर्जन हो गई है। और इसमें काम किया है संघ और बीजेपी के अलग अलग ऑपरेशंस ने, वनवासी कल्याण परिषद, एकल विद्यालय, अलग अलग तरह से आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं, बीजेपी से जुड़ी संस्थाएं। और ये जो परिवर्तन है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कांग्रेस बैठ के ये चीज़ें देखती रहती है, क्योंकि वो भी जो अपना वोट बैंक होता है कभी उनके लिए काम नहीं करती है, चाहती है कि ये वोट उन्हें हमेशा मिलते रहें। और बीजेपी ने पूरा सोशल और कल्चरल ट्राइबल माहौल जो इस देश का है वो बदल दिया है। आज ट्राइबल वोट को ऑलमोस्ट बीजेपी फॉर ग्रांटेड ले रही है इन मोस्ट स्टेट्स, और ये पिछले 20, 25, 30 साल की बात है। तो ये इस तरह की, इस पेस की सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता रखती है संघ। और ये बहुत ही एक खतरनाक और डरावनी सी परिस्थिति है, क्योंकि इसका क्या जवाब है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे, इसका कैसे सामना करेंगे, इसका जवाब किसी के पास क्लियरली है नहीं है। दूसरा मैंने जिक्र किया था धार का। यहाँ पे एंटी क्रिश्चियन वायलेंस, ट्राइबल्स में मूवमेंट। धार में क्या हो रहा था? धार में एक मॉन्यूमेंट है जिसको कमाल मौला मस्जिद है, 100 साल से मस्जिद रहा है, उस पे प्रेयर्स होती हैं, जिसको संघ कहती है। ये भोजशाला है, भोजशाला है, राजा भोज का ये यूनिवर्सिटी है। इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इसके सामने कोई सबूत नहीं है। ASI के डॉक्यूमेंट्स भी इसको कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। डिस्प्यूट चलता है, हर
वसंत पंचमी में वहाँ पे कोई ना कोई तनाव पैदा होता है, क्योंकि अंदर सरस्वती पूजा करनी है और हो ना होए अगर वसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ती है तो फिर क्लैश की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, संघ के लोग और वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब तक दिग्विजय सरकार थी पावर में, हर 3 या 4 महीने पे वहाँ पे कोई ना कोई फ्लैश पॉइंट, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई दंगे की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती थी। गुजरात के दंगे हुए तो वहाँ से प्रवीण दोगड़िया ने भी आके चक्कर मारना शुरू कर दिया, मोदी ने भी आके वहाँ पे भाषण दिया, वो फ्लैश पॉइंट बढ़ते गया। हैरानी की बात है कि जब से 2003 में दिग्विजय हारा है और शिवराज चौहान आए हैं वहाँ पे, तो भोजशाले की परिस्थिति नहीं बदली है, पर भोजशाले की परेशानी हट गई है। पर आपको मैं लिख के दे देता हूं कि अब ये 2019 में अगर बीजेपी हारती है तो अगले 5 साल में आप हर साल 3 या 4 बारी भोजशाला के बारे सुनेंगे। वहाँ पे मोबिलाइजेशन होएगी, वहाँ पे दंगे होंगे, वहाँ पे लड़ाई होएगी, और उसी बेसिस पे उस जगह में एंटी मुस्लिम फीलिंग्स के साथ एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बढ़ती रहेगी। और आज हमें क्या डर है? सुप्रीम कोर्ट के सामने राम मंदिर का मुद्दा है ही है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले उसके बारे हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पर इससे बड़ा या इससे अच्छा मुद्दा बीजेपी नहीं चाहती है इस समय पे, जब कि बाकी पहलू पे यूपी में खास करके बिहार पे उनके ऊपर ऐसे इम्पैक्ट हो चुके हैं, पॉलिटिकली वो बैकफुट पे हैं, उनमें बिखराव है थोड़ा, क्योंकि अगर ऑपोजिशन यूनिटी हो जाती है तो उनके लिए एक खतरा है। यूपी से उन्होंने 70 सीटें जीती थी, वहाँ पे 30-40 सीटें कम हो गई, तो यहाँ पे एक मेजॉरिटी सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। सरकार बनानी भी हो सकता है मुश्किल हो जाए, पर ये तो अभी आगे की बातें हैं। पर राम मंदिर एक ऐसा अहम मुद्दा है जिस पे मोबिलाइजेशन हो सकती है, वहाँ की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। और जब अगर ऐसा हुआ तो ये मोबिलाइजेशन बीजेपी के थ्रू नहीं होएगी, ये संघ के थ्रू होएगी, संघ के कार्यकर्ताओं से होएगी। वीएचपी संघ का एक अंश है, उनके थ्रू होएगी। और इसका हमने पहले भी स्वरूप देखा हुआ है, शिलान्यास होए, ईंटों को लाया जाए, मंदिर स्थापना की पूरी प्रक्रिया शुरू होए, पूजा पाठ चलता रहे, तो ये सब संभावनाएं हैं, ये भी संघ ही करेगी अगर होएगा ऐसा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको मैं ये 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ झाबुआ और धार के, जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है ट्राइबल्स में काम करने का, मुसलमानों के अगेंस्ट मॉन्यूमेंट इस्तेमाल करने का, क्रिश्चियंस को थोड़ा बहुत मारपीट करके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने का, संघ के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो चाहते हैं उसका पॉलिटिकल फल इतना सक्सेसफुल होता है कि बीजेपी का सक्सेस ये सब कामों के बिना पॉसिबल ही नहीं था। हम मोदी के करिश्मा पे फोकस करते रहें, पर अगर ट्राइबल वोट बीजेपी को नहीं जाता तो मोदी सरकार नहीं बना सकता है, ये इतनी सिंपल बात है, सीधी सी। तो बात मैंने आपको की कुछ हद तक, और एक जो उनके दिमाग में जो बिगेटरी है, क्योंकि मैंने कहा ये जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी है ये कभी नहीं जाएगी, मैं उसका भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उसी समय में इंदौर के मेयर आजकल सीनियर आदमी हो गए हैं बीजेपी में, कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रोग्राम शुरू किया कि इंदौर में ये स्ट्रे कैटल का काफ़ी मेनस बढ़ गया था, कि हम इनमें से जो गाय हैं इनको राउंड अप करें, जिनमें दूध देने की क्षमता है, हम जाके वो रूरल एरियाज़ में ट्राइबल परिवारों को उनका भेंट करें, तो हम दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ से गाय भी हटेंगी, वहाँ पे ट्राइबल्स का भी फ़ायदा होएगा, और क्योंकि ट्राइबल्स को ये ना लगे कि हम फ्री में कुछ चीज़ें उन्हें बांट रहे हैं, तो हर ट्राइबल फैमिली से 100-200 रुपये गाय के बदले में लिया जाएगा। तो प्रोग्राम तो ऐसे था, पर जो भी काम करते हैं ये लोग संघ वाले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद खबर आने लगी कि ये जितनी गायें ये बांट रहे हैं वो मरना शुरू हो गई हैं। तो अब भोपाल में बैठे थे, लगा ये स्टोरी अच्छी है, जाके देखा जाए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे।
तो जाके जब हम गांव-गांव गए, पता किया तो बात सिंपल थी और अगर इनको कोई भी बता सकता था कि जो भी शहर में गाय रह चुकी है, प्लास्टिक वगैरह का काफ़ी अंदर इनटेक हुआ है, तो जब उन्हें आप चारा देना शुरू करते हैं तो वो जो गैस जो बिल्डअप होती है उसका कोई आगे जाने की वो तरीका नहीं रह जाता, वो गैस के कारण भर के वहाँ पे मर रही थी। ट्राइबल्स का 200-300 रुपये का नुकसान हो रहा था, ट्राइबल उत्तेजित थे। तो हम घूम के जब ये रिपोर्ट लेके वापस आ रहे थे, मेरे साथ एनडीटीवी का भी जर्नलिस्ट था और कैमरामैन था, तो 20-25 लोग अपने ये गमछा लेके, भगवा गमछा, गाड़ी का पीछा किया। रूरल एरिया है मध्य प्रदेश का, मालवा का, विदर्भ से लगता ही हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों इलाकों में। रोका हमें और पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो हमने बताने की कोशिश की। वहाँ पे ना उन्होंने एनडीटीवी का नाम सुना था, ना इंडियन एक्सप्रेस का, उन्हें कुछ लेना देना थी। थोड़ी तू मैं हुई, हमारी आईडी पूछी। जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारा कैमरामैन रिजवान खान है, तो आज जो हम लिंचिंग सुनते हैं ना, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतने करीब उस लिंचिंग के नहीं आया हूँ। किसी तरह हम लोगों ने जान बचाई, 2 घंटे वहाँ पे बैठ के रोक के रखा, किसी को ऊपर फ़ोन किया, कोई ना कोई संघ के हिरार्की में ऐसा आदमी था जिसको शायद इंडियन एक्सप्रेस या एनडीटीवी के बारे पता था, तो हम लोग वहाँ से बच के निकल के आए। पर ये जो नॉर्मल रिपोर्टिंग, जो अपनी गलती है उसका एहसास नहीं करना, फिर इस बिगटरी के फैशन में रिएक्ट करना और इस तरह से एक्शन लेना, ये भी एक संघ का सिलसिला है। तो पूरे तौर से मैं ये कुछ छोटी घटनाएं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि संघ का जो सही रूप है ऐसे ही घटनाओं में पता चलता है। आप उनके स्टेटमेंट सुने, उनकी स्पीचेस सुने, उनकी इंटरव्यू सुने, तो उससे आप कभी ये पूरी तरह से एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी मंशाएं क्या है। तो मैं आपको गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट से कोट करके आप पे ये ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि कुछ हद तक जितना मेरा समय था, कुछ चीज़ें और बोल के, अगर कोई कुछ पूछना चाहे या बात करना चाहे तो मैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि संघ के बारे आप मुझे कुछ बताएं या मैं कुछ सीखूं, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैंने बात की और जो ये आइडियोलॉजी है, इसका पिछले 4 या 5 साल से क्या असर पड़ रहा है, और हम सेक्युलर या लिबरल या जो भी अपने आप पे लेबल लगाएं, कहाँ पे संघ को समझने में गलती करते हैं। आप नागपुर में इसे अच्छे से जानते हैं, पर दिल्ली में ये दिक्कत है कि जब भी बीजेपी इलेक्शन हारती है तो दिल्ली में एक विश्वास पैदा हो जाता है कि हिंदुत्व खत्म हो गया है, संघ खत्म हो गई है, देश बच गया है। 2004 से 2014 दिल्ली में लोग ऐसे जी रहे थे जैसे अब ये खतरा कभी वापस नहीं आएगा। पर ये सच्चाई है कि 1925 से लेके आप देखते जाएं, हर दशक में कोई भी सर्कमस्टांसेस हों, संघ बढ़ती जा रही है, संघ की ग्रोथ नहीं रुक रही है। पॉलिटिकली जो भी होए, संघ की जो ग्रोथ है वो अनकरटेल्ड है, उस पर कोई रोक नहीं है। 2004 से 2014 में भी संघ बढ़ी है, और एंटी करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे, रामदेव, इस सब के पीछे भी संघ का एक अहम रोल, एक अहम भूमिका रही है, जो अब डॉक्यूमेंट हो चुकी है। ये अलग बात है कि केजरीवाल और आपने उसे एक डायरेक्शन में ले गया, पर संघ का जो मेन पर्पस था कि कांग्रेस गवर्नमेंट पे धब्बा, और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत धब्बा था, करप्ट सरकार थी, गलत सरकार थी, पर उस पे जो धब्बा लग के जो इलेक्टोरल जो डिफीट आई है कांग्रेस, उसमें भी संघ का एक बहुत बड़ा हाथ था। तब से लेके आप देखिए कि 4 या 5 साल सिर्फ वाजपेयी सरकार रही थी, 10 साल यूपीए सरकार रही है, पर जो इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशंस, जो ब्यूरोक्रेसी में पेनिट्रेशन, जो अपने चुने हुए लोगों की प्लेसमेंट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। उनका परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा डीप है, डीप इतना है कि ये अगेन आप नागपुर में जानते हैं कि कांग्रेस का एक लफ्ज़ है, यूपी में घूमते घूमते अक्सर मिलता होगा, आप लोग यहाँ भी जानते होंगे कि ये कांग्रेस संघी है, कि कांग्रेस का एक वर्ग
वो उसी वर्ग से जुड़ा हुआ जहाँ से छूट के कांग्रेस से आए थे, मुंजे या सावरकर या हेगडेवार खुद, ये अंग कभी मिटा नहीं है, हटा नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल खुद सिंपैथेटिक थे। और ये चलते जाता है कि आप ये देखिए 2000 से 2004 से 14 तक अगर लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल प्रक्रिया से चलता, अगर सीबीआई को जो काम करना था नॉर्मल तौर पे करती, तो दोनों, मेरा विश्वास है कि दोनों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को जेल होके कन्विक्शन हो जानी चाहिए थी। दोनों 2014 में इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होने चाहिए थे, जिस तरह के उनके खिलाफ केसेस थे। ये प्रक्रिया नहीं हुई, ये प्रक्रिया बार बार रुकी है। इसको रोकने वाला कोई और नहीं था, ये रुकी है कांग्रेस सरकार में ही रुकी है। और इसमें गो सॉफ्ट या प्रोसिक्यूशन पूरी तरह नहीं करने का, एजेंसीज नहीं काम करें। आप आगे देखिए कि इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स, आप इससे क्या मतलब निकालेंगे कि रघुवंशी जो एटीएस का आदमी था, जो हिंदुत्व टेरर के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो आज बीएचपी का ऑफिशियल है। आरके सिंह जो उस टाइम पे होम सेक्रेटरी था जब ये केसेस क्लोज होने चाहिए थे, वो बीजेपी में है। ये कहाँ से होता है? ये अरेंजमेंट कब हुई है? ये इसको जो भी कह लें, उनकी बीजेपी की तरफ जो है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, और क्यों आप कांग्रेस के टाइम के होम मिनिस्टर को आज टिकट दे के उन्हें अपनी पार्टी में ला रहे हैं? क्या उनका कोई बिहार में ऐसा बेस है जिसके कारण वो बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है? क्या रघुवंशी इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है कि उसके बिना बीजेपी नहीं चल सकती है? पर ये रिवॉर्ड तो मिल रहे हैं ना। और नतीजा क्या है कि दूसरी तरफ से केसेस नहीं प्रोसिक्यूट हुए हैं, दूसरी तरफ से काम नहीं हुए हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है और ये इन्फिल्ट्रेशन जो हर तरह है, इसका असर आप कांग्रेस सरकार की भी समय देखते हैं। इसका इम्पैक्ट और ग्रोथ आपके सामने है, ये बढ़ता चले जा रहा है। और जहाँ तक बात सिर्फ इंस्टीट्यूशनल नहीं है, सोशल नहीं है, आप आज देख रहे हैं कि पूरी विचारधारा पे ये इम्पैक्ट है। हिस्ट्री कांग्रेस, हिस्टोरियंस, इसके बारे भी आपने पढ़ा है। पर ये लोग तो साइंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और साइंस को आप कहाँ तक बदलेंगे? आज ये चाहते हैं कि वैदिक समय पे विमान उड़ते थे इस देश में, पर अगर उड़ते थे तो हम भूल क्यों गए? ये कहेंगे मे भी वो भी इस्लाम का दोष था, नहीं तो तब तक हम प्लेन चला रहे थे। गणित हमें सब कुछ आता था, कैलकुलस भी आती थी, सब कुछ हमने प्राचीन समय पे किया है। इसका दो तरह का असर होता है। एक तो ये सब मन घनित झूठ है, दूसरा ये है कि हमारे जो असल के एक्चुअल कुछ अचीवमेंट्स थे विज्ञान में, साइंस में, गणित में, उनका भी मजाक बन जाता है क्योंकि वो इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो किसी भी तरह से इन्होंने हमें एक सैनिटी प्रिजर्व करने का तरीका नहीं छोड़ा है। सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल तबाही जो हर जगह है, इसमें संघ का हाथ है और हर तरह से इन्वॉल्व है। तो मैं तो ब्रॉड तौर पे ये एक आउटलाइन आपको देना चाहता था संघ के काम करने का तरीका, संघ का इम्पैक्ट हमारे पब्लिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पे। आगे का जो सवाल उठता है कि इसके बारे क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे हम सारे लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को लगता है ये विचार शुरू होना चाहिए और ये विचार ज़्यादा देर रुक नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, 10 या 15 साल की मोहलत है एटमोस्ट, और इसका जवाब मेरे पास भी कोई सीधा नहीं है। गांव में काम करना, संस्थाएं बनाना, इसको इम्पैक्ट करना, आइडियोलॉजिकल तौर पे कंटेस्ट करना, हम लोग जहाँ जहाँ अपना काम कर रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई एक्टिविस्ट है, सब अपना काम कर रहे हैं। पर हमें ये दिख रहा है इससे भी साफ कि ये पूर्ण रूप से संघ पे जो असर पड़ना चाहिए नहीं अभी पड़ रहा है। कहीं ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ये कैसे होए, इसके बारे क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है ये चर्चा शुरू होनी चाहिए। बहुत देर से छोटी मोटी चर्चाएं होती हैं, पर मेरे को लगता है कि हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज या ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो खतरा हम ही पे आएगा।
कुछ समय के बाद आज जो यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत करना भी मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू, मैं बस यही बात करना चाहता हूँ। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर, कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।